तो रजी जी, आप डेकेड से स्टॉक मार्केट में हो, इन इंडस्ट्री इन जनरल ट्रेडिंग इज सेपरेट, बट आप अभी फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गए हो 1 साल पहले। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है मार्केट का, इंडस्ट्री का? असीम जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अपने इस चैनल में मुझे इनवाइट किया और कुछ अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। मुझे जो टोटल एक्सपीरियंस है, अगर आप देखेंगे तो मोर देन 30 ईयर्स है। ओके। I have given the exam of 12th. So, because of the family background, necessity होती है उस समय। हाँ। So I was forced to do job. So कहीं ना कहीं नौकरी करनी थी। अच्छा। तो I have been placed with some Delhi Stock Exchange broker. तो वहाँ बैठ के हम थोड़ा छोटा मोटा क्लैरिकल काम करते थे शुरू में, और काफ़ी अल्योर होते थे, देखते थे जो रिंग के ट्रेडर होते थे, बिकॉज उस समय ओपन मार्केट होता था, हॉल में रिंग में होता था, तो काफ़ी अल्योर होते थे उन्हें देखकर, उनके लाइफस्टाइल को देखकर, लग्जरी को देखकर। तब भी जो रिंग में जाते थे वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते थे। भाई आप देखिए 90s में गाड़ी होती थी किसी के पास, वेरी रेयर लोगों के पास होती थी। तो दे यूज्ड टू कम ऑन बाय कार, ड्राइवर साथ में है उनके। ओके। दे कैन स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग, दे यूज्ड टू अर्न गुड मनी। तो काफ़ी देख के उनको अट्रैक्ट होते थे, बट समझ में नहीं आता था करते कैसे हैं वो, बिकॉज जब भी मैंने रिंग में देखा तो काफ़ी शोर होता था रिंग में। अच्छा। मतलब देयर इज लॉट ऑफ नॉइस। इवन कहाँ थे आप, कितनी दूर से देखते थे? वेयर वर यू? सी क्या होता था, आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैं रिंग के विंडो, मतलब जैसे रिंग का हॉल है, हॉल की जो विंडो है उसके साइड में बैठ पाता था। ओके। मैं उस समय क्या करता था, मैं हॉटलाइन होती थी ब्रोकर की, उसे मैं अटेंड करता था, मतलब ब्रोकर के हेड ऑफिस से। अच्छा। मेरे पास कॉल आता था कि फलां शेयर का मुझे, ABC शेयर का मुझे प्राइस बताओ। तो फिर जो रिंग में ट्रेडर होते थे, मैं किसी को आवाज़ देके पूछता था इस शेयर का प्राइस क्या है। तो बहुत शोर होता होगा, चिल्लाना पड़ता था? बहुत शोर था, बहुत मुश्किल होता था, काफ़ी इशारों में बात होती थी। जो हमारे ट्रेडर जाते थे रिंग में, उनको मैं दूर से हाथ हिला के बुलाता था। कभी उनको ऑर्डर प्लेस करना होता था तो ऑर्डर फिर चिट लिख के उनको पकड़ा देता। ओह माय गॉड। बिकॉज मैं उन्हें बोलूँगा तो वो सुन नहीं पाते थे उस समय, बहुत शोर था, बहुत नॉइस होती थी, बट दे वर ट्रेंड। वो इवन हॉल में भी ना, हर स्टॉक का एक काउंटर होता था, मतलब एक एरिया होता था। अच्छा। एक कॉर्नर है रिलायंस का, दूसरा उसके थोड़ा बगल में एक जगह है तो टाटा मोटर वहाँ ट्रेड हो रहा है, या अच्छा, टाटा स्टील हो रहा है। हर एक शेयर का एक अलग एक एरिया बना होता था उस समय ट्रेड का। तो वहीं पर ज़्यादातर लोग क्या होते थे, जो मार्केट मेकर होते थे, वो तो अपने प्लेस पे खड़े हैं। रिलायंस वाले अपनी जगह पे खड़े हैं, टाटा वाले अपनी जगह पे खड़े हैं। तो बाकी जो रिंग के ट्रेडर थे वो उनके पास जाके प्राइस लेते थे और वहीं ट्रेड करके आ जाते थे। तो ये जो एक्सपीरियंस था, तो आपने तो यार पूरा इंडस्ट्री को ही मूव होते देखा है। कभी क्या हो रहा था, ये चिल्लम चिल्लाहट से लेके ब्रोकर वाला काम आया, सब ब्रोकर वाला काम आया, अब टेक आ गया है। बड़े छोटे, मैं आपको वही बेसिकली हाउ आई टर्न्ड ट्रेडर। तो उस समय भी मार्केट में, मतलब मुझे ये लगता था कि यार कैसे इतनी अच्छी लाइफ जीता। मैं बहुत गरीब परिवार से था, तो देख के लगता था यार मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ 12th तक की थी, पैसे थे नहीं कि किसी अच्छे कॉलेज में जाके पैसे खर्च के पढ़ा जा सके। मतलब डिस्टेंस लर्निंग ही एक ऑप्शन थी मेरे पास। अच्छा। बट एनीवे लाइफ स्ट्रगलिंग रही। क्लैरिकल काम किया शुरू में, बैक ऑफिस में काम करते रहे कुछ साल तक। 10-12 साल बाद एक अच्छे ब्रोकिंग हाउस में काम करने का मौका मिला, जो कि इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस था। अच्छा। DBS। बड़े लोगों के पैसे संभालते थे हैं, बड़े लोगों के पैसे आते हैं उधर। तो हाँ, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस का मतलब ये था, दिस वाज द ओनली ब्रोकिंग हाउस इन विच इज दिल्ली बेस्ड, बट जो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करता था। अच्छा। इट वाज एन कोलैबोरेशन बिटवीन दिल्ली के कैपिटल ट्रस्ट एंड द DBS इज द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। उनका एक ब्रोकिंग हाउस था, तो उसमें बैक ऑफिस में ही काम करते थे तब भी, बट मार्केट की तरफ अट्रैक्शन पूरा था, क्या ट्रेडिंग तो करनी है।
आएगा आएगा। और सीखनी भी है। और मैं उस समय क्या करता था, टेक्निकल सीखने के लिए मैं अपने ऑफिस से नेट से जो भी आर्टिकल मुझे मिलते थे सैटरडे, किस साल की बात है ये? मैं बात कर रहा हूँ ये 2000 की, तो इंटरनेट था तब? 2000 की। इंटरनेट आ गया? हाँ, तब तक तो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, डीमेटरलाइजेशन शुरू हो गया था। हाँ, तब स्टार्ट हो चुका था सब। डीमेटरलाइजेशन शुरू हो चुका था, कुछ शेयर फिजिकल में ट्रेड होते थे, कुछ डीमेट में भी ट्रेड होते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी तब तक। तो मैं नेट से ही आर्टिकल्स निकाल लाता था। ऑफिस में रॉयटर अवेलेबल था चार्टिंग के लिए, बट उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता था, बैक ऑफिस वालों के पास। उसका एक्सेस होता था डीलर्स के पास, रिसर्च डिपार्टमेंट के पास। तो क्योंकि अट्रैक्शन था उस तरह की, सीखना है, रिसर्च सीखनी है, टेक्निकल सीखने हैं, तो काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट कर 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 एक्सेस लेते थे। कभी कभी आधा घंटा बैठने का मौका मिला तो सीख लिया चार्ट्स, आर्टिकल्स डाउनलोड कर लिए, प्रिंट आउट निकाल लिए, घर पे जाके पढ़ा उनको। ओह अच्छा, वो स्टडी मटेरियल भी इतना आप समझ सकते हैं कंप्लीट नहीं होता था उस समय, बिकॉज टेक्निकल्स भी सीखना बड़ा एक्सपेंसिव था उस समय। एंड रिसर्च डिपार्टमेंट मेनली ड्रिवन बाय फंडामेंटल, मतलब तब फंडामेंटल पर बहुत फोकस होता था, टेक्निकल्स पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था उस समय। इवन मेरे इमीडिएट बॉस थे, वो कहते थे यार क्या तू लाइने वाइने सीखता रहता है। बट टेक्निकल्स देखने की बहुत ज़्यादा सुविधा थी भी तब। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर थे। एक दिल्ली बेस, आपने सुना भी होगा सुदर्शन सुखानी जी के बारे में, जो SK टेक्निकल्स करके उनका आता भी है। ओके। तो उस समय उनका भी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता था जिसमें एंड ऑफ डे का चार्ट मिलता था, EOD। अच्छा, लाइव नहीं मिलता था, EOD मिलता था। और सबसे पहले मेरे ख्याल से ब्रोकिंग में भी SSKI जो है, SSKI इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ अर्लियर, बेसिकली पुराना नाम था शेर खान का। अच्छा, हाँ, ओके। शेर खान वाले पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग लाए थे, हाँ हाँ, रिटेल के लिए सबसे पहले शेर खान वाले लाए थे ट्रेडिंग। जियोजीत का भी आसपास ही था। जियोजीत का उसके बाद आया था। तो शेर खान के प्लेटफॉर्म पे कभी मौका मिला तो देख लिया, मतलब जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ से कुछ भी बटोरने को मिला वो कलेक्ट करते रहे और सीखते रहे। जैसे जैसे किसी अच्छे बंदे से मिले, अगर उसके पास कोई बुक्स है तो बुक ली उनसे, फोटो कॉपी की, बाइंड करी और अपना घर पे पढ़ते रहे। मतलब जो बच्चा फैमिली के लिए पढ़ाई छोड़ दिया, वो बच्चे में पढ़ने का मन तो था, तब नहीं पढ़ पाया, लेकिन जब किताब मिल गई, पसंद की जी, तो उठा ली। बिल्कुल। और थोड़ा सा प्रॉब्लम यह था कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे, अंग्रेजी समझने में बहुत मुश्किल आती थी शुरू में, बट अंग्रेजी भी साथ साथ सीखनी थी और इंग्लिश में ही किताबें मिलती थी। अभी तो खैर काफ़ी हमें मटेरियल जो है हिंदी में अवेलेबल है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट हिंदी में होते हैं, काफ़ी चैनल्स हैं हिंदी में, और काफ़ी हिंदी भाषी लोग भी हैं। अब अगर आप चैनल भी देखते हैं तो काफ़ी हिंदी में बात होती है, बट उस समय हिंदी इतना ट्रेंड में नहीं था। अच्छा, ये सब बाद में आया, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली, क्योंकि काफ़ी टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, भारी भारी वर्ड होते, भारी भारी वर्ड होते थे बुक्स के। तो थोड़ा मेहनत करते रहे, चलते रहे। एक टाइम पर आकर 2010-11 में मुझे जी से बेस्ट कमोडिटी टेक्निकल्स का अवार्ड भी मिला। क्या? ओके। 2011 में मुझे मिला था। तब उस टाइम पे ही होता था सेबी रजिस्टर्ड? सब नहीं था सेबी रजिस्टर्ड, तब नहीं था, आज 2013 में आया था। 13 में आए सब सारा। अच्छा, हाँ। तो ओके। तो आप टीवी पे अभी आते थे? हाँ, मैं टीवी पे आता था। और तो ये सब तो छोटा बच्चा नहीं लगता है आपको? मैं ट्रस्ट लाइन में काम करता था, मेरी लास्ट जो जॉब थी ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ में थी। तो ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ मैं टीवी पे कमोडिटीज़ के लिए आता था, तो उसके लिए मैं करता था। फिर अब लास्ट ईयर मैंने आई टुक अ स्टेप कि अब काफ़ी साल हो गए इसमें लगाते, लेट्स ट्राई ऑन योर सेल्फ, लेट्स टेक अ लीप यस ऑफ फेथ, yes, whatever you have learned, apply it on you also, so that ये इससे पहले कोई मोमेंट आया था लाइफ में जिसने आपको ये ट्रांजिशन लेने का कॉन्फिडेंस दिया, या ये प्री प्लान्ड था? देखिए, मेरा अल्टीमेटली मेरा एम तो शुरू से, जब
डे वन पर जब मैंने देखा कि जब रिंग की बात थी कि गाड़ी से आ रहे हैं जो रिंग में आते हैं एंड दे आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, उस समय दे यूज्ड टू गो इनटू द गुड रेस्टोरेंट, अच्छा खाना खाते थे, तो वो अट्रैक्ट तो करता ही है आपको, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ कभी कभी वो आपके लिए एक मोटिवेशन भी होता है। एक देख कि दो तरीके हैं, या तो आप वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत कीजिए या आप कुछ गलत रास्ते अख्तियार कीजिए। तो मैंने दूसरा रास्ते अपनाया कि नहीं, मैं सीख के ही चलूँगा, आई विल नॉट अडॉप्ट द अदर वे कि मुझे रेस्टोरेंट में अगर खाना खाना है तो मैं किसी को थोड़ी चोट पहुँचा दूँ, पैसे ले लूँ किसी के या कुछ कर लूँ। तो थोड़ा सा जर्नी थोड़ी लंबी रही, और धीरे धीरे उस जर्नी पे पहुँचने का लगता है कि टाइम आ रहा है। जब 1992-93 में आप रिंग देखते होंगे, ये उस समय की बात होगी, तो आप क्या कॉन्शियसली अवेयर थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड? नथिंग। एक तो होता है कि बच्चा होता है, कि यंगस्टर होता है, टीनेजर, सो आई वांट डू समथिंग बिकॉज ये लोग कर रहे हैं। तो मार्केट में जो आपका एक फोकस था, वाज इट टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ द ग्लोरी दैट यू आर सीइंग और समथिंग एल्स? ग्लोरी तो एक चीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, और मैं टीनेजर ही था उस समय, आई वाज 16 ईयर ओल्ड ओनली दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे बेसिकली ये अट्रैक्ट किया कि हाउ दे फाइंड आउट कि दिस स्टॉक विल गो अप और गो डाउन। मतलब मुझे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया कि अगर इनके समबडी इज कमिंग इन माई ऑफिस एंड सेइंग दिस स्टॉक विल गो अप, एंड इफ दैट स्टॉक गोज अप, वो अगर ऊपर जाता है, क्या बेसिस थे इनके पास, हाउ डू दे फाइंड आउट कि स्टॉक ऊपर जाएगा? तो मेरे अंदर वो एक क्यूरियोसिटी थी कि इन्होंने ढूंढा कैसे ये, इनको कैसे पता था? हाँ, इनको मालूम कैसे? अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ठीक है, हो सकता है कई लोग सही कहते हों, जेन्युइनली कहते हों कि बढ़ेगा, बट इसमें भी एक लूप होल है, कई बार सिर्फ मिसगाइडेंस भी होती है, उस समय भी होती है, आज भी होती है, उस समय भी होती थी। हाँ, तब भी बहुत होती होगी, बट यू आर एबल टू फिगर दैट आउट? नो। देखिए, मैंने कितने बुल और बियर मार्केट देख लिया, आई थिंक 4-5 बुल बियर मार्केट देख लिए हैं, और इन बुल बियर मार्केट में मैंने बस एक चीज़ सीखी है, वो ये सीखी है कि जब भी बुल मार्केट का एक यूफोरिया होता है, एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मार्केट, और जब बियर मार्केट चल रहा होता है तो एवरीबॉडी वांट टू दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम द मार्केट। करेक्ट। तो उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो जो अब आप मैदान में आ गए हैं, हाउ वाज योर फर्स्ट वीक जब आप पहली बार इसमें आए, 1 साल पहले ही? डिफरेंस है, मतलब जब हम मैदान में नहीं होते हैं, व्हेन वी आर स्पेक्टेटर, तो क्या होता है, हमें बहुत कुछ दूर से इजी दिखता है, बट ऑप्शंस में देखते हैं कि काफ़ी लोग कर रहे हैं काम, तो थोड़ा समझा कि शायद कम पैसा लगा के पैसा बन सकता है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आप कम पैसे लगाकर और किसी स्टॉक में एक बेट ले सकते हैं, निफ्टी में ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली मुझे लगा कि वहाँ से नहीं बन सकता। बहुत जल्दी समझ में आ गई ये बात। लॉस खाने के बाद या कुछ और? लॉस तो मुझे नहीं हुआ इतना, ओके, क्योंकि मैं बड़ा डिफेंसिव वे में चलता हूँ। अच्छा। कोई भी चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो आई डोंट गो विद अ फुल फ्लैज कि मैं एकदम से बड़ा एक्सपोजर कर लूँ और सब, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करते हैं हम ट्रेडिंग में भी। सपोज आई एम टेकिंग एनी एक्सपोजर, तो मेरा एक्सपोजर जो होगा पर्टिकुलर स्टॉक में 5-6% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो साइज होगा मेरा, उसके भी और नहीं हो, तो 1-आधे% का ही लॉस लूँगा मैं एक ट्रेड में। तो वो सब, उस सब ने तो मुझे बचाया, बट अल्टीमेटली आउटकम मज़ेदार नहीं था। थोड़ा एग्जैक्ट बताओ मेरे को। एग्जैक्ट आप बताइए कैसे? मतलब क्या आपने कुछ क्या पोजीशन नहीं ली, मतलब कितने दिन ट्रेडिंग किया, कितना पैसा लगा के देखा, कितना फिर रियलाइजेशन हुआ ना अरे मज़ा नहीं है? देखिए, शुरू में मैंने करीबन 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट किए थे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, एलोकेट किए थे। ओके। बट मुझे उसमें ना आउटकम नहीं मिला। अच्छा। जैसे वीकली ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं, मंथली भी होते हैं, सब ट्राई किया, राइटिंग भी ट्राई कर ली, राइटिंग भी समझ में नहीं आई। हालांकि राइटिंग में काफ़ी लोग कमाते हैं वैसे, बट आई थिंक वो मेरा आप कह सकते हैं कि मेरे कप ऑफ लायक नहीं था, मेरा कप ऑफ टी नहीं था, और शायद मैं उसके लिए नहीं बना था अभी तक, क्योंकि पहले इतना फुल फ्लैश ट्रेडिंग किया नहीं कभी। करेक्ट। तो अल्टीमेटली स्टॉक्स में फिर, बिकॉज आई हैव लर्नड लॉट अबाउट द स्टॉक्स ऑल्सो,
तो स्टॉक्स में मैंने फिर अपने जो ट्रेडिशनल टेक्निकल्स होते हैं, जैसे कुछ पैटर्न्स हैं, उनको अप्लाई किया. देन आई वाज एबल टू कैच साइजेबल मूवमेंट्स, जिसमें करीबन एक किसी स्टॉक में मैंने 50% की मूव भी कैच कर पाया हूँ इन पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 मंथ्स. अच्छा. और इसका मैं क्रेडिट बुल मार्केट को भी दूंगा, बिकॉज मार्केट ही ऐसी चल रही है कि इस समय आप बहुत इजीली किसी भी स्टॉक पे 20% 50% रिटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट ऐसी है. हालांकि ये जो इस पिछले पूरे दौर में जो रेलवे के स्टॉक्स थे, हाँ IRFC, मैं बाय नहीं किया, मैंने कुछ भी. काफी लोगों ने नहीं किया है. आई डिड नॉट बाय बिकॉज वो हमेशा ओवर वैल्यूड लगे. डू यू रिग्रेट इट? रिग्रेट तो मार्केट में पार्ट है. मिस हो गया मूवमेंट तब भी रिग्रेट है, कैच कर लिया मूवमेंट, पूरा कैच नहीं कर पाया तब भी. और नहीं डाला, इतना कम क्यों डाला? एग्जैक्टली. नेवर एंडिंग है. नेवर एंडिंग. रिग्रेट तो हमेशा रहेगा. तो रिग्रेट तो पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो उसे. बट पॉइंट इज दिस कि मार्केट भी शायद फेवर में इसलिए हो रहा है, थोड़ा ठीक ठाक मूवमेंट कैच में आ रही है, प्लस थोड़े फंडामेंटल्स को भी हम साथ में क्लब करके चलते हैं विद मोमेंटम. मतलब टेक्निकल्स तो मेरी फर्स्ट स्ट्रेंथ है ही, ओके, बट साथ साथ थोड़े हम कंपनी के बारे में पढ़ भी लेते हैं बिफोर टेकिंग अ ट्रेड इनटू दैट. और पोजीशन जनरली मेरी कभी कभी 3-3 महीने की भी होती है, 4-4 महीने की भी होती है. ओके. और शायद कुछ स्टॉक्स में शायद बेचूं भी ना आगे. मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हो? मैं मोमेंटम टेक्निकल बेसिस पे पकड़ता हूँ, जिसमें आई जनरली गिव एम्फेसिस ऑन पैटर्न. ओके. पैटर्न में वही ट्रेडिशनल पैटर्न जो डबल बॉटम हुआ, राउंडिंग बॉटम हुआ, एंड हेड एंड शोल्डर होता है बुलिश, वो लेता हूँ. कप एंड हैंडल पैटर्न को मैं काफ़ी वेटेज देता हूँ. और इसके साथ में आई प्लॉट मूविंग एवरेजेस. ओके. और उन मूविंग एवरेजेस में मेरे 3 मूविंग एवरेजेस मेन होते हैं: 20 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज एंड 200 डे का मूविंग एवरेज. When I see some pattern is developing, and especially that is a continuation pattern, and continuation pattern में cup and handle pattern आता है और flag pattern आता है. अगर वो pattern develop हो रहा है और price 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आने को तैयार किसी पर्टिकुलर किसी भी स्क्रिप्ट का, और दैट इज गिविंग पुल बैक फ्रॉम 50 डे मूविंग एवरेज, करेक्ट, तो उस स्टॉक के मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करता हूँ फॉर द ब्रेकआउट. करेक्ट. आई एंटर इनटू दैट. बेनिफिट उसका ये होता है कि जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, एक पहले कप बनता है विच इज़ राउंडिंग शेप का होता है और थोड़ा टाइम लेता है, और वो पुराने जब पीक को टेस्ट करता है तो वहाँ से फिर सेलिंग आती है. बट वो सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो वापस प्रीवियस बॉटम तक चली जाए. ये सेलिंग थोड़ा सा रिट्रेस करती है, जिससे हैंडल की शेप बन जाती है, और उसके बाद जो वॉल्यूम होता है जो पिछले टॉप को ब्रेक करता है वो थोड़ा अच्छा होता है वॉल्यूम. तो उस वॉल्यूम को मैं देखते हुए फिर वहाँ एंट्री कर लेता हूँ. और जनरली आई एम नोटिस कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनने में लेट्स से 100 डेज लगे टोटल. उसके टारगेट अचीव होने में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 40 डेज में टारगेट अचीव हो जाता है. ओके. मतलब 40% ऑफ टाइम आफ्टर ब्रेकआउट दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टेक्स टू अचीव द टारगेट. कप एंड हैंडल इज समथिंग जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो? हाँ, रेगुलरली यूज़ करता हूँ. इसमें जो स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिलना इन दिस पैटर्न और एनी अदर पैटर्न, अदर पैटर्न्स में भी मिलती है. मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है. जब डबल बॉटम बन रहा होगा तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. एक बॉटम मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट बियर मार्केट में है, गिरता आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया. उस पुल बैक में क्या होता है कि काफ़ी जो पुराने बायर्स होते हैं दे ट्राई टू एग्जिट. जितना प्रॉफिट निकालना है निकाल लेते हैं. जिन्होंने नीचे बाय किया वो भी निकालता है, तो फिर मार्केट में एक सेलिंग आती है. बट जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता. वो या तो उस बॉटम के पास आकर उससे थोड़ा पहले से रिवर्स करता है, या थोड़ा उसके पास से करता है, या उसका थोड़ा नीचे से करता है. बट जब वो रिवर्सल आ रहा होता है देन आई अगेन बिकम अलर्ट, और जैसे कोई उसमें बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बना आई एंटर फॉर द टारगेट जो फर्स्ट बॉटम के बाद जो उसने एक पीक बनाया था वहाँ तक का वो अचीव कर लेता है. और उस पीक को जब वापस मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ
देन आई री एंटर। अच्छा, दोबारा एंट्री मारते हैं। पहला बॉटम बना, मार्केट ने रिवर्सल लिया, मार्केट अगेन रिट्रेस्ड बैक टू टेस्ट बैक द प्रीवियस बॉटम, मतलब फर्स्ट बॉटम। तो वहाँ से एक रिवर्सल आया, वहाँ एक एंट्री करी फॉर द मिडल, छोटी एंट्री की। जो मिडल वाला हमारा टॉप था वहाँ तक के लिए। और जब उस टॉप के ऊपर मार्केट जाता है, देन आई ट्राई टू कैच द मूवमेंट बिटवीन दैट टॉप एंड टू बॉटम्स। फिर वो मूवमेंट मिलने के उसमें चांसेस बनते हैं। अब उस समय मूविंग एवरेज का वेटेज नहीं होता, कप एंड हैंडल में मूविंग एवरेज का पूरा वेटेज है, बिकॉज जब बॉटम बन रहे होते हैं तो आपके मूविंग एवरेजेस भी स्लांटिंग डाउन होते हैं। थोड़ा समझाओ ये। जब मार्केट गिर रहा होगा तो मूविंग एवरेजेस भी स्लोपिंग डाउन हो रहे होंगे। करेक्ट। तो पहला बॉटम जब बनेगा तो मूविंग एवरेज तो नीचे ही जा रही है ना, वो तो टर्न हुए नहीं अपसाइड। और जब फर्स्ट पीक बनता है तब भी वो मूविंग एवरेज को टच करके, किसी भी एक मूविंग एवरेज को, दैट कुड बी 20 डे 50 डे 20-50 को टच करके वो वापस रिट्रेस बैक करता है टू टेस्ट तब दैट बॉटम। करेक्ट। तो जब वापस रिकवरी आती है मेरी फ्रॉम फर्स्ट बॉटम, तो मूविंग एवरेज को अभी भी पता नहीं लगा है। हाँ, मूविंग एवरेज तो अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसीलिए मैं वो जो मिडल का टॉप होता है उसी को टारगेट रखता हूँ, बड़ा टारगेट नहीं रखता। और ये टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, इसमें ये जो ट्रेड होता है ना, ये ट्रेड बड़ा स्किलफुल है। इसमें काफ़ी बार ट्रैपिंग भी हो जाती है। ट्रैपिंग ऐसे होती है, मैं भी खुद कई बार एक आधी बार ट्रैप हुआ। जब पहला बॉटम बनता है और मार्केट रिट्रेस करके वापस नीचे आने लगता है, हम प्री अज्यूम करते हैं कि ये बॉटम नहीं टूटेगा पुराना वाला। अगर वो बॉटम टूट गया और मार्केट नीचे जाता रहा तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूएशन में रहता है। आर यू गेटिंग मी? तो उसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, रिवर्स तो हो ही नहीं रही। करेक्ट। तो अगर आपने पहले से प्रिज्यूम कर लिया कि वो रिवर्सल आ जाएगा और आपने रिवर्सल का वेट नहीं किया और आप एंटर कर गए और मालूम चला मार्केट ने पिछला बॉटम तोड़ा और नीचे नीचे जाता चला गया प्राइस, एंड यू आर इनटू लॉस। 10 में से ट्रैपिंग कितनी बार होती है और एक्चुअल बार कितनी बार आप ट्रेंड पकड़ते हैं, या कोई भी जनरली? मैंने देखो इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं देखे। हाँ, नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मार्केट में ऐसे फर्स्ट बॉटम के बाद सेकंड बॉटम में मार्केट आती है, तो कई बार क्या होता है कि उस समय वॉल्यूम तो एक्सेप्शनली हाई होते ही हैं, क्योंकि उस लेवल पे कई बायर खड़े होते हैं और कई सेलर भी खड़े होते हैं। जब वो मार्केट उस बॉटम को ब्रेक कर देता है नीचे विथ गुड वॉल्यूम्स, और उसके 1-2 दिन बाद एक उसमें बड़ा रिवर्सल आता है, वो मैंने देखा है कि वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। मतलब जो डबल बॉटम बना उसमें पिछला बॉटम थोड़ा सा ब्रेक होता है। लेट्स से कोई स्टॉक 200 से गिरता आ रहा है, 100 रुपीज़ पर आकर उसने बॉटम बनाया, रैली ली 130 तक की, और 130 से फिर सेलिंग आने शुरू हुआ और उसने ब्रेक करके उसको 197, 96 का लेवल टच कर दिया, मतलब 100 को ब्रेक कर दिया, नीचे चला गया। सो गुड वॉल्यूम्स के साथ। और उसके 1-2 दिन बाद स्टॉक वापस 102 या 103 या 104 हो गया। तो वो स्टॉक जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है बाय करने के लिए, क्योंकि क्या होता है उसमें जितना एक्सेस होता है ना वो निकल चुका है, उसका सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। देख, हाँ, गॉट आउट फ्रॉम दैट, मतलब नो मोर सेलिंग विल बी फेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो वहाँ से जो रिवर्सल आता है वो एक अच्छा डिसेंट मूव दे देता है। बट वो ग्रेजुअल रिवर्सल होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा ना, वो एकदम से बढ़ता धीरे धीरे, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेनिफिशियल होता है। आपने 102-3 पे एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस 95 का है, तो 7 रुपये आपने लॉस में देने हैं और 130 का आपका टारगेट है, तो आपको वहाँ 25% तक की रिटर्न मिल जाती है। अब मैं कहता हूँ वो रिटर्न आपको 2 महीने में मिल जाए, नथिंग। क्या फर्क करता है? डजंट मैटर। बड़े सेलर्स तो है नहीं ना अब, बड़े सेलर हैं नहीं, छोटे मोटे सेलर होंगे, वो भी इंट्राडे टाइप्स या शॉर्ट टर्म। डेफिनेटली कोई स्टॉक गिरेगा तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ से ही गिरता है, और अगर वो नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंट हो गई और वो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं जिसमें कि कंपनी पूरी तरह से ही ख़त्म होने वाली है, तो जनरली वो रिवर्सल सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, एक तो बहुत बार लोग कहते हैं कि पैटर्न तो ठीक है बन गया, पर एक्चुअल जब मार्केट में पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लोगों को मिलते नहीं है वो। शुरू में तो आपको भी मुश्किल आई होगी जब आपने पहली बार पैटर्न बनाए होंगे, मुश्किल वो अरे देखूं कहाँ पे, यूट्यूब पे तो बोल दिया किसी ने। और दूसरा, कौन से स्टॉक्स का पैटर्न देखना है, उसका स्क्रीनिंग और उसका फिल्टरिंग
इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम उस चार्ट तक पहुँच तो जाएँ कम से कम जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों डायरेक्शंस में अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक तो जैसे आज के जो गेनर लूजर हैं स्टॉक्स, मैं उनके चार्ट जरूर देखता हूँ। ओके। जैसे अगर कोई स्टॉक 5% से ऊपर बढ़ा तो मैं उसका चार्ट जरूर देखूंगा, उसकी पूरी चेक करूंगा, प्रीवियस टॉप बॉटम, और गिर भी रहता है उसको भी चेक करता हूँ ओके। कि क्या वो कहीं पिछले बॉटम पे नहीं आ रहा। और 52 वीक हाई 52 वीक लो वाले स्टॉक्स को जरूर स्क्रीन करता हूँ, जो आज हाई पे है 52 वीक पे हैं। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, आप पैसा बुल मार्केट में ही बना सकते हैं। पैसा बुल मार्केट में ही बनता है, तो आपको फोकस करना चाहिए 52 वीक हाई के स्टॉक्स पर। ओके। और जो स्टॉक्स 52 वीक हाई से 10-20% तक करेक्टेड हुए हैं, उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा दें, ओके। क्योंकि वही स्टॉक हैं जिन्होंने नया हाई बना के थोड़ी करेक्शन ली है। और अगर आप कम करेक्शन में उसमें एंटर करते हैं फॉर द ब्रेकआउट, तो यू आर मोस्टली द मोमेंटम ऑफ द अपसाइड इज बिहाइंड यू। करेक्ट। पॉसिबिलिटी हाई। और जो स्टॉक 52 वीक हाई बना रहे हैं, इट मीन्स देयर फंडामेंटल्स मस्ट हैव चेंज्ड। मैं ये नहीं कह रहा सबके चेंज हुए होंगे, किसी में फेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली जो स्टॉक्स हाई बनाते जा रहे हैं लगातार, इट मीन्स उनमें कोई ना कोई मेजर चेंजेस कंपनी में आए, उनके रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए होंगे, कुछ तो चेंजेस आए होंगे, तभी उस स्टॉक में बाइंग आ रही है। जैसे टाटा मोटर आप देखिए 400 रुपये से लगातार अब 1100 रुपये पहुंच चुका है, तो चेंजेस आए। और ये हिल नहीं रहा था स्टॉक, एग्जैक्टली वहीं बैठा था पता नहीं कितने महीने से, एकदम से बढ़ा है। अगर 400 रुपये के आसपास देखेंगे तो शायद टाटा मोटर में भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न था, या एक फ्लैट करेक्शन थी। हाँ नहीं, बट हीरो मोटो कॉप में भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, टीवीएस मोटर्स में भी बना था। तो जब आप किसी सेक्टर में भी देखेंगे ना, यू विल फाइंड इन वन सेक्टर दैट पर्टिकुलर पैटर्न यू विल सी इन मैनी स्टॉक्स। तो पैटर्न बनने से पहले आप कह रहे हो कि कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, 52 वीक हाई पकड़ लो, उसमें से देख लो कि 10-20% का कंसोलिडेशन आ रहा है। करेक्ट। अभी एकदम से ट्रेंड में आया है स्टॉक। करेक्ट। कुछ और कंडीशंस भी होंगी, बट कुल मिला के 5-7 कंडीशंस होगी। आपको उसको करके और वो पर्टिकुलर स्टॉक को फिर अपनी वॉच लिस्ट में लगाना है, उसका चार्ट आपको हर दूसरे तीसरे दिन देखते रहना है। आपकी वॉच लिस्ट में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितने स्टॉक्स होते हैं? मेरे पास होते करीबन 15-20 स्टॉक्स होते हैं। ओके। और आप एक्चुअल में कितने में प्लेस करते हो ऑर्डर? जिसमें ब्रेकआउट होता है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है 500 में आ गया, 10 में आ गया? नहीं, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैंने अपने टोटल कॉर्पस का 5% to 8% मैं किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लगाता हूँ। ओके। बट आफ्टर द ब्रेकआउट हैपन्स, हाँ, उसका इंतज़ार तो करेंगे, करना पड़ेगा उसका इंतजार। अगर आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, अगर आप प्रेजम्पशन पे एंट्री करेंगे, देन अगेन यू आर ब्रेकिंग योर डिसिप्लिन एंड रूल। तो अब बड़ा आपको अगर किसी स्टॉक में पॉसिबिलिटी हाई लगती है कि यार ये मारेगा ब्रेकआउट, मारेगा, अच्छा मोमेंटम स्ट्रेंथ वाला इसका बनेगा, तो उसमें आप बड़ा कैपिटल क्यों नहीं लगाते? देखिए, जो भी मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डाल रहा हूँ। ओके। आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी, कि मुझे किसी ने आके पीछे से बोला कि बॉस ये स्टॉक तो बढ़ना ही है और आपको ले लेना है, तो मैं पूरा कैपिटल एक ही में लगा दूँ। मैं ऐसा करता नहीं हूँ। पूरा नहीं, पर 20% 25%। मेरा सिस्टम है, क्योंकि अगर मैंने 5 या 6% या 8% तक मैं मैक्सिमम चला जाता हूँ किसी एक स्क्रिप्ट में। लेट से मैंने 8% लगाया किसी स्क्रिप्ट में, और मेरा उस स्क्रिप्ट का जो स्टॉप लॉस है, मैंने 100 में लिया, उसका मेरा स्टॉप लॉस है लेट से 92 रुपीज़, और मेरे 1 लाख में से 8,000 रुपये उसमें लगाए। उस 8,000 का 8% मेरा लॉस होगा। 8%। करेक्ट। दैट विल बी 1.5% ऑफ माई टोटल कैपिटल। नॉट इवन दैट, उससे भी कम। दैट विल नॉट हर्ट मी। वो मेरे अगले होने वाले ट्रेड के लिए मुझे ना तो डिस्करेज करेगा, और मुझे एक चीज़ और सिखाएगा साथ में, कि ये पैटर्न 100 में से 100 दफ़ा काम नहीं करता। ये पता है मतलब आपको? 100 में से 70 बार करेगा, 60 बार करेगा, 50 बार करेगा। तो जब तक आप डिसिप्लिन, यही जानना चाहता था, डिसिप्लिन इनकलकेट नहीं करेंगे आप अपने अंदर, तो आप विनर नहीं हो सकते।
क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सी, आपकी कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, FIIs की बाइंग भी है उसमें, इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा होल्ड है, कोरोना आ गया, क्या कर लोगे? मैं रेयर इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई स्ट्रेटजी पिक की, लेट्स से मैं क्या दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे हो, योर फोकस इज मोर टुवर्ड्स कैपिटल रिटेंशन Absolutely. देन Capital- मेकिंग a lot see- of money. See, preserving of capital is first priority. Capital preservance is my utmost priority. क्योंकि वही मेरा फ्यूल है। अगर मेरा वो फ्यूल खर्च हो गया तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? गाड़ी आगे कैसे चलाऊंगा? फिर धक्का मारना पड़ेगा। धक्का आज के रेट में कोई धक्का नहीं मारेगा आपके लिए। तो आपको अपना फ्यूल तो बचा के रखना है। अगर मान लीजिए एक दो स्क्रिप्ट गलत निकल आई, अभी लेटेस्ट में आपने JM फाइनेंशियल के बारे में सुना होगा, पेटीएम के बारे में सुना होगा, IIFL के बारे में सुना होगा, और किसी मतलब कुछ भी हो सकता है किसी कंपनी में, विच इज़ अनसर्टेन एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑल इवेंट्स। जब किसी कंपनी या किसी सेक्टर की खराब खबर आती है, हाउ डू यू रिएक्ट? और आपके पास होल्डिंग है उसकी, दोनों चीज़ बताओ, होल्डिंग है और नहीं है। होल्डिंग नहीं है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। होल्डिंग है तो एग्जिट करना पड़ेगा उसमें। बट अगर मान ली आप लेट्स से हाइपोथेटिकली लेते हैं कि मेरे पास IIFL के स्टॉक थे और IIFL को RBI ने बैन करा और गोल्ड लोन, उसका एक 20% का सर्किट लग गया, नेक्स्ट डे फिर 20% डाउन था, तो मैंने उसमें लेट्स से 8% ऑफ कैपिटल लगा रखी थी। उस 8% का 40% सब जाता है, तो दैट बिकम्स 3 रुपीज़ ऑफ माई टोटल कैपिटल। तो तब भी मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि ICICI बैंक की कोई ऐसी खबर आ जाए और मान लो कि आपका 8% है उसमें, आपके पोर्टफोलियो का, आप क्या करेंगे? एग्जिट। आप कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ये नहीं सोचेंगे कि यार ये आएगा वापस, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं इसमें और बाइंग कर लूँ? प्राइस डेफिनेटली कहीं से भी रिवर्स तो होता ही है, बियर मार्केट का कहीं तो एंड होता ही है, बट अगर एक बार आपके स्टॉप लॉस से नीचे चीज चली गई, दैट गिव्स यू इंडिकेशन यू आर रॉन्ग। व्हेन यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, गेट आउट एंड सिट क्वाइट। क्या कि इन्वेस्टर भी ऐसे सोचेगा? आप ट्रेडर हो, क्या कि इन्वेस्टर भी ऐसे सोचेगा? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इन्वेस्टर को सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, इन्वेस्टर का तो थोड़ा देखने का नजरिया डिफरेंट हो गया कि उसने 10 साल बाद देखना है। करेक्ट। तो 10 साल बाद तो देखिए, अब कोविड में भी कोई शेयर गिरे थे तो वहां से वो भी 3-3, 4-4 गुना हो गए। इन्वेस्टर का पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। आपका गोल क्या है, मोटिव क्या है, क्या करना चाहते हैं मार्केट में आके आप? कुछ नहीं, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कोई पर्पस नहीं है। आई डोंट वांट टू बिकम कि बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं मैं और बहुत फेमस हो जाऊं। अपना जीवन अच्छे से चला। हैव यू पुट एनी नंबर, एनी टाइमलाइन, एनीथिंग अबाउट गेटिंग इनटू दिस? सी, क्या होता है, नंबर्स अपने आप बनने लग जाएंगे व्हेन यू आर डूइंग विद डिसिप्लिन। आप एक ही एक्सरसाइज को रिपीटेड वे में करते रहेंगे ना, आपके नंबर्स अपने आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नंबर्स के पीछे भागोगे तो आप अपनी प्रोसेस को भूल जाएंगे। तो गोल यहाँ पर नंबर्स का नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना। हमने जब लास्ट ईयर भी एक पॉडकास्ट किया था और मार्केट साइकोलॉजी पर, उसमें यही डिस्कशन हुई थी कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट सूट्स टू यू। क्या आप ऑप्शन के लायक हैं, क्या आप इंटरडे के लायक हैं, क्या आप पोजिशनल के लायक हैं, स्विंग के लायक हैं। बट वाई ट्रेडिंग, वाई नॉट समथिंग एल्स? आता ही यही है, सीखा ही है, पैदा ही इसमें हुए हैं। अब कुछ और तो कर भी नहीं पाएंगे। यही जीवन है। क्या वो 12th पास बच्चे का तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा इमेजिनेशन था ये वाला चीज़? नहीं, जब मैं बैठा था वहाँ जाकर 1-2 महीने तो मुझे समझ में भी नहीं आया था मैं कहाँ आ गया। छोटा सा बच्चा अगर कहीं ऐसी जगह चले तो उसे पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। थोड़े पीरियड बाद
एक 1.5 साल में समझ में आया कि यार ये यहाँ पैसा है यहाँ पर यार, अच्छा ये हो रहा है। इस मार्केट में पैसा है यार, पैसा बन सकता है यहाँ से। ये एक जगह है जहाँ से आप अपने आप को कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हो। अच्छा अभी while you're into trading, apart from making money which is part of trading, कोई और प्रेशर है आप पे? जैसे प्रेशर एज इट कि आई वांट टू, सो आप कह रहे हो कि पैसा कमाना है, रोजी रोटी कमानी है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग ऑनेस्टली यू हैव नॉट डन बिफोर फुल टाइम, तो डज इट कम एज ए प्रेशर टू यू? मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, जैसे कोई यंगस्टर है जो कि फुल टाइम बनना चाहता है, 28-30 साल, उतना यंगस्टर भी नहीं, वो 25-30 साल की रेंज में है, थोड़ा बहुत पैसे कमाया है उसने उससे पहले, जैसे आपने कमाए, आपने तो 30 साल कमाए, वो सोचता है फुल टाइम और आप सोच रहे हैं फुल टाइम, तो उसकी लाइफ में जो सोच होएगी कि उसको क्या करना है, क्योंकि समझ रहे हो, एंड आपकी लाइफ में इज देयर अ डिफरेंस या कोई ऐसा कुछ नहीं होता? डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या डिफरेंस है, और मैंने डिसीजन भी अभी क्यों लिया वो भी बताना चाहता हूँ। आई वुड लव टू नो दैट। देखिए मेरी जो डॉटर है वो अच्छी जॉब उसकी लग गई है, हाँ बेटा पढ़ रहा है, बेटा ग्रेजुएशन में है, तो मेरे काफ़ी खर्चे जो थे कम हो गए हैं, मेरे पास कोई डेट नहीं है मेरे ऊपर, एक सफिशिएंट कैपिटल भी है जिससे मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके और अपना मंथली अपना किचन और बाकी एक्सपेंसेस बेटे की पढ़ाई के मीट आउट कर सकता हूँ। करेक्ट। घर अपना है, गाड़ी अपनी है, कोई डेट नहीं है, लोन नहीं है, तो मैं बैक दूँ, फंड्स तो बैक दूँ मैं अपना, तो वो एक मुझे कंफर्ट जोन देता है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो यंगस्टर को ये तो जरूर बना के चलना पड़ेगा, कुछ उनका बैकअप प्लान जरूर होने के साथ। यू कैन नॉट डाइव इनटू द मार्केट बाय जस्ट हैविंग अ माइंडसेट कि यार मैं 1 लाख से 1 करोड़ बना लूँगा। बना लोगे 1 लाख से 1 करोड़, बट दैट विल टेक टाइम, दैट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, दैट विल नॉट हैपन इन 1 or 2 years 3 years। देखिए 1 लाख से 1 करोड़ का मतलब हो गया आप, यू आर टॉकिंग अबाउट 100 टाइम्स। यस, 100 टाइम्स तक पहुंचने के लिए आपकी स्किल भी वैसी होनी चाहिए, आपका मेंटल लेवल भी वैसा होना चाहिए, और अगर ऐसा हो सकता होता तो लॉटरी होती जिसमें ऐसा हो सकता है, और लॉटरी में फिर सारे पैसे जीरो भी होते हैं। डू यू थिंक प्लीज लॉटरी में सारे पैसे जीरो भी होते हैं। हाँ, इसीलिए लॉटरी में भी जो कोई 1 लाख से 1 करोड़ बनता है वो शायद 10,000 में एक होगा या लाखों में सर, या लाखों में एक होगा। हाँ। तो सेम रेशियो अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, धीरे धीरे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, और उस पैसे पर अगर आप एनुअली 15-20% निकाल पाते हैं तो उससे सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, और अपनी कैपिटल बनाकर देन यू शुड। यू थिंक कि जो ये चल रहा है कि ट्रेडिंग फुल टाइम की जा सकती है राइट फ्रॉम द एज ऑफ 23, 24, 25 विद ऑलमोस्ट नो मनी इन हैंड, ये कुछ फैंटेसी है या एक बबल है जो बस्ट हो सकता है? वुड यू डू दैट? अगर आप 93 या 2000 में आपको ऑप्शन मिलता है ये वाला कि आप कर लो फुल टाइम ट्रेडिंग, तब करते आप? अगर मैं देखो मेरा तो था ही मौका, बट नहीं किया, इसीलिए नहीं किया। मार्केट तो मेरे पास तब भी था, तब भी कोई अकाउंट खोलना मुश्किल काम नहीं था। इनफैक्ट जो बिफोर सेबी रेगुलेशन एंड ऑल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, या तब तो अकाउंट भी नहीं खुलते थे। ओके, आपने बस, आप अगर ब्रोकर को जानते हो, आपने बोलना है मेरे 100 शेयर SBI का खरीद लो, वो खरीद लेते थे। जब उसकी डिलीवरी आती थी उनके पास 100 शेयर की, तब पैसे मांगता था। आज की डेट में अगर आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं डिलीवरी ट्रेड, आपने 25,000 के शेयर खरीदे तो 25,000 आपके ब्रोकर के अकाउंट में होने चाहिए आज की डेट में। तब तो ये भी नहीं था, खर्चे जरूर ज़्यादा थे तब, बट ईज इससे भी ज़्यादा था। एक्चुअली खर्चे बहुत थे तब। नहीं तो व्हाट्स योर कंक्लूजन? डज इट मेक सेंस टू डू फुल टाइम ट्रेडिंग एट यंग एज? सी डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से हो, कैसे हो, वो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड मेरे पास, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आई वुड से नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब व्हेन यू हैव अनफ कैपिटल टू सपोर्ट योरसेल्फ। व्हाट इज इनफ कैपिटल? दैट डिपेंड्स। सी देखिए, अगर आपको महीने के लेट्स से 50 से 1 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट 25 lakhs। इतना तो मिनिमम होना चाहिए आपके पास। और
उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस होने चाहिए, स्किल होने चाहिए आप में. यू शुड फिगर आउट कि मतलब मार्केट में कितना आपको एनफ हो गया और आपको निकल भी जाना है. एक्चुअली क्योंकि क्या होता है, जो पैसे होते हैं ये पेपर्स में ही रह जाते हैं कई बार. आई हैव सीन इन दिस बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट मैनी पीपल जिनके 10 लाख से 1 करोड़ हुआ और 1 करोड़ से 0 हुआ. IT बबल में भी ऐसा हुआ, 2008 में भी ऐसा हुआ. बहुत लोगों के बहुत पैसे मल्टीप्लाई हुए, देन नेगेटिव भी हुआ. तो वो सब लर्निंग्स को मिक्स करके, सी माई अप्रोच मे बी विल नॉट बी लाइक्ड बाय द यंगस्टर्स, क्योंकि मैं थोड़ी रियलिटी की बात कर रहा हूँ. मैं वो ख्वाब नहीं दिखा रहा. नहीं तो आप टेलीग्राम से पैसे नहीं कमा सकते? टेलीग्राम वगैरह करना होता तो शायद वही स्टार्ट कर लेता पहले. वो सब मैं करना नहीं चाहता. टेलीग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब अच्छा है. टेलीग्राम यूट्यूब एक सांस में नहीं बोल सकते. सॉरी यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप वो सब मैं कर लेता. और शायद मैं यूट्यूब पे भी चैनल ले आऊँ फॉर लर्निंग पर्पज एंड ऑल. यू मस्ट. बट मैं क्यों नहीं ला रहा? ओके. क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड बाय सेबी. आप कैसे, अब आप लाएंगे, आप किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन तो जरूर कर बैठेंगे. अगर आप स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर बैठेंगे तो सेबी के वो रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे आप पर कि आप उस स्टॉक के बारे में कुछ बता रहे हैं. लेकिन वैसे मुद्दा ऑफ टॉपिक है, बट सेबी की उसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आप जब तक कंसिडरेशन नहीं लेते हैं कैश और नॉन कैश, तब तक आप बोल सकते हैं फ्री मीडिया में, ओपन पब्लिक में. कंसिडरेशन नहीं लेते हैं तो बोल सकते हैं. अगर मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक के बारे में बोला कि इसमें ये पैटर्न, सो एंड सो पैटर्न इज डेवलपिंग, एंड इफ दैट स्टॉक मूव्स अप, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? विल सेबी नॉट कैच मी कि यार आप तो शायद यू माइट बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन. हाँ, सेबी कैन चेक दैट. अगर और एक चीज और है उसमें, एक वो दैट रूल सेज वन मोर थिंग. ओके. कि आप अपने स्क्रिप्ट, आप अच्छा मैं जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ मैं तो वो स्टॉक खरीदूंगा अभी. वो RA के लिए है रूल. नहीं, बट मेरे पे भी आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा. वो तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एप्लीकेबल हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इफ समबडी इज क्लीन और सेबी ने चेक भी कर लिया, आ गया नोटिस और नहीं किया बाय, हाँ फिर तो कर सकते. चलो इसके बारे में ना एक अलग पॉडकास्ट है, करनी है अपने को. अच्छा, ग्रुप में बैठ के. ठीक है, सोच रखा है मैंने कुछ. ठीक है. ओके. सो बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लेके नहीं चल रहे हो, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग. एंड ऑनेस्टली ये सबको ऐसे ही सोचना चाहिए. हाँ, मार्केट में देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो आप सपने देखिए. मैं डिस्करेज नहीं करता. काफ़ी यंगस्टर ऐसे भी हैं वो हैव रियली मेड मनी, छोटे से बहुत बड़े बने हैं, और इट इज़ एप्रिशिएबल. बट हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता ना, हर कोई विराट कोहली तो नहीं बन सकता ना. करेक्ट. अगर लाखों लोग ही क्रिकेटर बन जाएंगे तो वो हो नहीं सकता. मे बी वो किसी और फील्ड में अच्छे हो, किसी और फील्ड में होंगे. तो जो जिस फील्ड में अच्छा उसे उस फील्ड में करना चाहिए. मेरा तो हमेशा ये कहना है कि आप जरूरी नहीं है कि यू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग. मतलब विच एवर प्रोडक्ट सूट्स टू योर पर्सनैलिटी यू डू दैट. क्योंकि ये जो मार्केट में प्रॉफिट और लॉस का गेम है, ये मेंटल गेम ज़्यादा है. ये दिमाग से ज़्यादा चलता है. राइट. जिस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल इन दैट, बिकॉज यू विल स्टडी. होता है ना पोस्टमार्टम जब आप करते हैं, तो जब आप अपना ही पोस्टमार्टम करेंगे देन यू विल कम टू नो कि हाँ मैंने गलती करी, यहाँ ये किया, यहाँ ओवर कर गया. और खुद को कोई बहाना नहीं देना है कि इसलिए किया था मैंने. खुद को बहाना आप दे नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपने चूज खुद ही किया है वो, और फिर आप उसको स्टडी भी करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अपने आप को ज़्यादा समझिए, कोशिश करिए अपने आप को समझने की. देखिए, कोई रनर तेज हो सकता है, कोई पावर में तेज हो सकता है, कोई फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो सकता है, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं हैं, शक्लें भी सेम नहीं हैं, तो काम भी एक जैसा, सारे एक ही काम थोड़ा ना कर पाएंगे. किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम कीजिए. वाओ, वर्ड्स ऑफ विजडम. सीरियसली बहुत मज़ा आया राजीव जी. राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ पे
हम लोग शायद, मैं तो पैदा हो गया था वैसे, लेकिन काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब से आपने स्टॉक मार्केट को बड़े होते देखा है. एंड ग्लैड दैट अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोना गो फुल इन. एंड आई होप एंड आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू. आगे चल के अगले साल जब हम पॉडकास्ट करेंगे, मे बी अर्लियर, आई विश कि हम एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करें जो आपने नई नई बनाई हो आपकी खुद की.